चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम लोग एक कॉन्टिनेंट हमारा और बचा हुआ है और उस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप। तो आज हम लोग इस कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं और ये अपना ये सीरीज क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। चलिए तो सबसे देखिए यूरोप की अगर बात करें तो अगर आप यूरोप को ध्यान से, ये कुछ यूरोप का मैंने मैप ड्रॉ किया है और इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये यूरोप क्या है, चारों ओर से लगभग क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, लगभग क्या है, तीनों ओर से क्या है, ये एशिया नहीं है, यहाँ पे आपको अफ्रीका। ठीक है, ये यूरोप क्या है, देखिए ऊपर भी आर्कटिक ओशन आपको मिलेगा, इस तरफ आओगे तो नॉर्थ सी मिलेगा और इस तरफ अगर आओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अटलांटिक ओशन आपको मिलेगा। नीचे आओगे तो देखिए इतने सारे महासागर क्या हैं, छोटे छोटे सागर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहीं से क्या है, एशिया स्टार्ट हो रहा है। तो यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप लगभग क्या है, तीन ओर से क्या किससे घिरा हुआ है, इसके देखिए जितने भी ये आपको ये दिख रहा है, कितने क्या कटाफिटा टाइप का दिख रहा है, एकदम बिल्कुल निकला हुआ। ठीक है, तो यूरोप को अगर बात करें, यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, क्योंकि देखिए ये भी एक पेनिनसुला है, ये भी अपने आप में एक पेनिनसुला है, ये भी अपने आप में एक पेनिनसुला है, ये क्षेत्र भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है, ये क्षेत्र भी अपने आप में क्या है, एक प्रायद्वीप है। तो बहुत सारे पेनिनसुला क्या मिलते हैं आपको यूरोप में दिखाई देंगे। तो इसलिए यूरोप को क्या है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के यूरोप के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब दूसरी बात, हम लोग यूरोप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो कुछ लोकेशंस मैंने देने की कोशिश की है यूरोप में, थोड़ा सा इसका मैप भी थोड़ा अजीब है। देखिए यूरोप में कुछ लोकेशंस, मैंने कुछ खास माउंटेन्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ के माउंटेन्स तो बहुत सारे, लेकिन कुछ माउंटेन्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं माउंटेन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले काम करते हैं, इस यूरोप को क्या करते हैं हम लोग, चारों ओर बाहर साइड में घूमते हैं। देखिए इस तरफ अगर आप आओगे, ये हिस्सा कल मैं आपको जब आप लोगों ने अफ्रीका पढ़ा था तो ये वाला हिस्सा आपने देखा भी होगा और आपको पता है इस साइड में कौन सा ओशन आपको मिलेगा, अटलांटिक ओशन आपको मिलेगा, अटलांटिक है। और यहीं पे अगर देखिए ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी में ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस नैरो वाले पैसेज को बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, जिब्राल्टर स्ट्रेट, यानी कि जिब्राल्टर जलसंधि या जिब्राल्टर स्ट्रेट मेडिटेरियन सी को किससे कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। और यही जिब्राल्टर स्ट्रेट यूरोप को किससे अलग कर देती है, अफ्रीका से अलग करती है। किससे अलग कर रही है, अफ्रीका से। देखें ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। ये क्या है, आइबेरियन पेनिनसुला नाम का क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं, अटलांटिक ओशन को। यहां से आप समझ सकते हो अटलांटिक ओशन यहां पर है। ठीक है, और जिब्राल्टर स्ट्रेट भी है। तो इस वाले रीजन को आइबेरियन प्रायद्वीप कहा जाता है, या आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। और देखिए इस आइबेरियन पेनिनसुला की बात करें तो इस आइबेरियन पेनिनसुला पर दो कंट्री आपको यहां पर मिलेंगे। इस क्षेत्र में एक छोटा कंट्री आपको मिलेगा स्पेन और एक बड़ा कंट्री मिलेगा आपको पुर्तगाल। तो इस आइबेरिया प्रायद्वीप पर दो देश आपको मिलेंगे, याद रखेंगे, स्पेन और पुर्तगाल। तो कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन एक आइबेरियन कंट्री है, तो कौन सा, स्पेन हो या पुर्तगाल हो, दोनों ही क्या है, आइबेरियन कंट्री है। तो ऐसे देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट में ऐसा भी बोल सकता हूं, इस आइबेरियन प्रायद्वीप को किससे अलग करती है, एशिया से अलग करती है, और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है किससे, अटलांटिक ओशन से। तो इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिलेंगे तो यहां पर आपको भूमध्य सागर मिल गया, ये क्षेत्र हो गया इटली वाला। यहां पर एड्रियाटिक सी आपको मिलेगा, इसको बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या है, बाल्कन प्रायद्वीप भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए एजियन सी मिलेगा और एजियन सी के बाद ये ब्लैक सी यहां पर मिलेगा। और ये रीजन आजकल काला सागर, जब से टर्की ठीक है विवाद में कूचा, इस ब्लैक सी में क्या कुछ क्या है, गैस ऑयल के फील्ड मिले हैं। तो टर्की और फ्रांस के बीच को लेकर क्या, ग्रीस के क्षेत्र में आता है, ग्रीस और टर्की के क्षेत्र में आता है। तो इस मामले में इन ग्रीस और फ्रांस और टर्की के बीच की तनातनी चल रही है, तो ब्लैक सी काफी न्यूज में है आजकल। ठीक है, तो ब्लैक सी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ब्लैक सी में यहां पे मैं ऐड करना छोड़ दूं, मैं ऐड कर देता हूं, इस क्षेत्र में एक सागर मिलेगा, इसका नाम है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मरमरा सागर। क्या है, मरमरा सी। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, तो मरमरा सी को और ब्लैक सी को क्या करती है, एक जलसंधि, जो काफी न्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं, एक स्ट्रेट आपको मिलेगी, इसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो इस स्ट्रेट की अगर हम लोग बात करें, इस वाली जलसंधि को बोलेंगे, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं खींच के एरो, डार्डेनिल स्ट्रेट, डार्डेनिल
नील स्टेट। तो डार्डेनिल स्टेट ब्लैक सी को कनेक्ट करती है मरमरा सी से। अब देखिए मरमरा सी कनेक्ट होता है किससे? एजियन सी से। ये भी काफी न्यूज में है आजकल, तो ये स्टेट भी काफी न्यूज में है। एक और स्टेट यहां पर मैं इसको भी ऐड कर देता हूं, एक स्टेट यहां पर मिलेगी जल संधि जो मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करती है। देखिए बहुत सारी जल संधियां हैं, लेकिन ये चूंकि न्यूज में है, पिछले साल से एक साल से लगभग न्यूज में घूम रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं। तो इस स्टेट को बोलेंगे बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस या फोरस, वॉस्फोरस स्टेट इसको कहते हैं। तो वॉस्फोरस स्टेट इस मरमरा सी को एजियन सी से जोड़ रही है। ये ब्लैक सी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, रूट है। आपने देश एक क्षेत्र का नाम सुना होगा, क्रीमिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। क्रीमिया जब से रसिया ने किया था, उसको यूक्रेन से हथियाया था। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसी को क्रीमिया बोलते हैं। ये मिलेगा क्रीमिया, और क्रीमिया एक छोटा सा क्षेत्र जो है, ये यूक्रेन का पार्ट था जिसको रसिया ने क्या कर लिया, हथिया लिया। तो ये भी काफी न्यूज में रहता है। अब देखिए ये एजोब सी है, कौन सी की बात कर रहे हैं, एजोब सी और ब्लैक सी के बीच में भी एक स्ट्रेट है, जरा इसका भी नाम याद रखेंगे आप, एक जलसंधि है। इसको भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं, क्योंकि ये भी काफी न्यूज में रहती है। यहाँ पे अक्सर क्या है, रशिया और क्या है, यूक्रेन के बीच क्या विवाद होता रहता है इन क्षेत्रों में। तो ये ब्लैक सी भी काफी न्यूज में है आजकल। और ये वाली जो स्टेट है इसको बोलते हैं कर्च स्टेट, कर्च, इसका नाम क्या है, कर्च जलसंधि। बस इसको भी जरा आप याद रखें, KERCH, कर्च स्टेट। अब देखिए दो बातें ध्यान दें, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ब्लैक सी मिलेगा आपको। ये काकेसस पर्वत है, कौन सा पर्वत है, काकेसस माउंटेन। ये आपको मिलेगा यहाँ पर कैस्पियन सागर आपको मिलेगा, बाकी इधर भी एशिया, इधर भी आसिया। और ये क्या है, यूराल माउंटेन, इस तरफ क्या है, एशिया। तो याद रखें, यूराल माउंटेन रशिया में आता है, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, कैसी खारे पानी की सॉल्ट वाटर लेक है। तो यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत और ब्लैक सी, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, काकेसस, कैस्पियन, यूराल और ब्लैक सी, काला सागर, ये एशिया को यूरोप से क्या करते हैं, अलग करते हैं। आप विशेष तौर पर काकेसस माउंटेन को ध्यान रखेंगे आप लोग, कैस्पियन सागर को ध्यान रखें और यूराल माउंटेन को ध्यान रखें, एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो काकेसस पर्वत है, इस काकेसस पर्वत के बारे में कुछ अगर बात करना चाहें तो मैं यहां लिख देता हूं, तो स्पेस काफी बचा हुआ है। ये काकेसस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है, इस पीक का नाम है माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस काकेसस की हाईएस्ट पीक है। और माउंट एल्ब्रुस काकेसस की हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे आपको, यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, माउंट एल्ब्रुस, जो किसकी हाईएस्ट पीक भी है, काकेसस माउंटेन की भी क्या है, हाईएस्ट पीक है। यूराल माउंटेन आपको यूरोप का क्या मिलेगा, रशिया में मिलेगा। रशिया को क्या करता है, एशिया से, सॉरी रशिया को यूरोप से अलग करता है, या एशिया को यूरोप से अलग करता है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। चलें आगे आए। देखिए एक माउंटेन मैंने दिया है बाल्कन माउंटेन, तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। तो ये इस बाल्कन पेनिनसुला में जितने भी कंट्री हैं उन सभी को बाल्कन कंट्री कहा जाता है। एक छोटा माउंटेन है कारपेथियन, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम जान लीजिए, कारपेथियन माउंटेन। आगे आते हैं, देखिए इस इटली वाले क्षेत्र में अगर आप आओगे तो इटली में एक मिलेगा ये V4 मतलब विसुवियस। ये कौन सा माउंटेन है, विसुवियस माउंटेन है। एक एक्टिव वोल्केनो में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, सॉरी विसुवियस एक्टिव नहीं है, विसुवियस क्या है, एक डोरमेट वोल्केनो। कैसा वोल्केनो है, डोरमेट वोल्केनो, एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। एग्जाम हम लोग देख चुके हैं। विसुवियस के साथ साथ एक और माउंटेन मिलेगा, एटना माउंटेन। कौन सा, एटना। और एटना एक एक्टिव वोल्केनो, क्या है, एक एटना एक्टिव वोल्केनो है। और यही इटली में मैं एक और वोल्केनो माउंटेन आपको पढ़ाया हूं, स्ट्राम्बोली माउंटेन। क्या है, स्ट्राम्बोली माउंटेन, जो क्या है, जिसको लाइट हाउस बोलते हैं किसका, मेडिटेरियन सी का, ठीक है। तो दो माउंटेन इटली में हो गए। इधर आ जाइए, देखिए आल्प्स पर्वत की अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, आल्प्स पर्वत है। और आल्प्स पर्वत क्या है, एक नहीं कई सारे देशों में क्या है, फैला हुआ है, ठीक। तो आल्प्स पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है, इसको जरा आप लोग याद रखेंगे, इसकी पीक का नाम है माउंट ब्लांक। आल्प्स पर्वत की हाईएस्ट पीक माउंट ब्लांक। और ये माउंट ब्लांक आल्प्स पर्वत की हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ फ्रांस की भी हाईएस्ट पीक है। और फ्रांस की भी हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ माउंट ब्लांक यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची क्या है, पीक है, कौन सी, माउंट ब्लांक। आप याद रखेंगे। देखिए जुरा पर्वत स्विट्जरलैंड वाले क्षेत्र में मिलेगा, स्विट्जरलैंड। बासजेस पर्वत आपको फ्रांस में मिलेगा, इसको भी एग्जाम में पूछते हैं, बासजेस।
और एक है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको जर्मनी में दिखाई देगा। ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, जैसे इंडिया में सतपुड़ा पर्वत क्या एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ऐसे ये भी क्या है, मैं बता चुका हूँ ब्लॉक पर्वत इस तरह के माउंटेन होते हैं। इस तरह के माउंटेन को ब्लॉक, ये स्ट्रक्चर नीचे जाए, ये जाए और ये कांस्टेंट रहे, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत कहा दिया जाता है। ठीक है, तो जुरा हो गया, बासजेस हो गया, ब्लॉक फॉरेस्ट हो गया, आल्प्स हो गया। देखिए आप दो बातें और ध्यान रखें, ये जो रीजन दिख रहा है ये लिखा है मैंने पिरेनीज पर्वत, आप याद रखेंगे पिरेनीज पर्वत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पिरेनीज पर्वत इस आइबेरियन प्रायद्वीप को अलग करता है बाकी यूरोप से, या ऐसे बोलते हैं पिरेनीज पर्वत स्पेन और पुर्तगाल को किससे अलग कर देता है, फ्रांस से अलग कर देता है। किससे अलग करता है, फ्रांस से। यहाँ पे फ्रांस मिलेगा, तो स्पेन और पोर्टुगल को फ्रांस से अलग करता है या बाकी यूरोप से करता है, अलग करता है। यानी कि ये क्या है, बाउंड्री है, ये क्या है, आइबेरियन प्रायद्वीप की क्या है, ये बाउंड्री है। कौन सी, पिरेनीज पर्वत। कैंटाब्रियन माउंटेन आपको मिलेगा, पोर्टुगल में आपको कौन सा मिलेगा, कैंटाब्रियन पर्वत मिल जाएगा। सॉरी, कहाँ, कैंटाब्रियन, नहीं कैंटाब्रियन आपको स्पेन में मिलेगा। आप याद रखें यहीं पर पोर्टुगल मिलेगा आपको, और ये बाकी क्या स्पेन है। तो पिरेनीज पर्वत यहाँ पे फ्रांस मिलेगा आपको, फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। कैंटाब्रियन माउंटेन कहाँ मिलेगा आपको, स्पेन में मिलेगा। देखिए सियरा नेवादा नाम का माउंटेन मिलेगा, एक सियरा नेवादा यूएसए अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में लोग पढ़े थे, तो एक सियरा नेवादा ये भी कहाँ मिलेगा, स्पेन में मिलेगा। यहीं पर एक माउंटेन हो रहा है सियरा मोरेना, आप चाहें तो इसको भी ऐड, कौन सा है, सियरा मोरेना माउंटेन, ये भी आपको स्पेन में ही मिलेगा। ठीक है, ये सारे माउंटेन कहां मिल रहे हैं आपको, आइबेरियन प्रायद्वीप पर मिल रहे हैं। इतनी बात, ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर जस्ट ऊपर फ्रांस, यहां पे क्या मिलेगी आपको, बिस्कई खाड़ी। देखिए ये जो कंट्री है इसको यूके के नाम से आप जानते हो, यूनाइटेड किंगडम। अब मैं समझा दूंगा यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है अभी। और ये है आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको आयरिश चैनल। आप केवल इस इंग्लिश चैनल को जब ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, जो इंग्लिश चैनल है यहां पर फ्रांस है, फ्रांस को यूके से अलग करता है। किस किस के बीच में है, फ्रांस और यूके के बीच में है, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए वाल्टिक सागर यहां पर मिलेगा। वाल्टिक सागर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कई कंट्री हैं, उन कंट्री को क्या है, वाल्टिक कंट्री कहा जाता है, वाल्टिक देश कहा जाता है। तो अभी 3 कंट्री है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। मैं लिखा भी दूंगा, मैं बोर्ड पर उसको ऐड भी कर दूंगा। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ये तीनों क्या है, वाल्टिक कंट्री हैं। ऊपर देखिए ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इस क्षेत्र का नाम है स्कैंडिनेवियन, थोड़ा स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। और इस स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में जितने भी कंट्री पाए जाते हैं उनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। तो देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन बोलते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इन पांचों कंट्री को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो कौन कौन से हैं, 5 देश हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसको 2 बार रिवाइज भी करा दिया हूँ। बाल्टिक कंट्री की बात करें तो 3 देशों को बाल्टिक कंट्री कहता है, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, तीनों यहीं पे मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर व्हाइट सी मिलेगा। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोला प्रायद्वीप, इसी को कहा जाता है कोला पेनिनसुला। और आज तक हमारी इस अर्थ में सबसे गहरी जो ड्रिल 12 किलोमीटर का जो गड्ढा किया गया है, वो ड्रिल की गई है रशिया के द्वारा। कहाँ पे की गई है, इसी कोला रीजन में की गई है। कहाँ पर, कोला प्रायद्वीप में ही आज तक सबसे गहरी क्या है, ड्रिल की गई है। तो ये कुछ लोकेशंस मैं आपके साथ शेयर किया हूं, किसको लेकर के, इस यूरोप को लेकर। अभी हम लोग कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं यहाँ के बारे में, तो याद रखें फिर से, यूराल माउंटेन, काकेशस और कैस्पियन और काकेशस पर्वत क्या करते हैं, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फेमस माउंटेन्स को हम लोग डिस्कस कर लिए। तो चलिए आप एक काम करते हैं, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग फिर कुछ और बात करते हैं आगे। यूरोप की कुछ पहले रिवर्स को हम लोग डिस्कस जरा कर लेते हैं, कुछ नदियों की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ की नदियाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले
जो नदी है इस नदी को हम लोग बोलते हैं बोल्गा नदी। देखिए बोल्गा नदी आपको रशिया में मिलेगी और ये नदी क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर कहां की, यूरोप की, बोल्गा नदी। सेकंड नदी है विस्तुला। विस्तुला आपको पोलैंड में मिलेगी। और देखिए जो पोलैंड है, पोलैंड की जो कैपिटल है इसका नाम है वार्शा। पोलैंड की राजधानी है वार्शा और ये वार्शा जो कैपिटल है ये इसी विस्तुला नदी के क्या है, किनारे पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपकी एल्वे नदी, कई देशों से होकर फ्लो करती है एल्वे रिवर। एल्वे रिवर की अगर बात करें, जर्मनी, चेक गणराज्य जाम के देशों से फ्लो करती है। जर्मनी का एक बड़ा फेमस शहर है हैम्बर्ग शहर। आपने हैम्बर्ग शहर जर्मनी का फेमस है। देखिए जर्मनी का जो हैम्बर्ग सिटी है कहां पर है, ये जर्मनी। ये जर्मनी का हैम्बर्ग शहर इसी नदी के किनारे आपको मिलेगा। जर्मनी के साथ साथ यहाँ का जर्मनी का एक ड्रेसडेन शहर है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या है, बड़ा फेमस है वर्ल्ड में, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट रिवर की अगर हम लोग बात कर लें तो अगली इंपॉर्टेंट रिवर है एक नदी है स्प्री नदी। ये जर्मनी में मिलेगी और जर्मनी की जो कैपिटल, आप याद रखें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जर्मनी की कैपिटल है वर्लिन और ये वर्लिन कहां पे मिलेगी, इसी नदी के किनारे पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट नदी की अगर हम लोग बात करें देखिए राइन नदी। राइन नदी की बात करें तो एक नहीं अनेक देशों से होकर फ्लो करती है। कौन सी, राइन नदी। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इस तरह से क्या है, और नीदरलैंड जैसे कई देशों से क्या करती है, नदी फ्लो करती है। तो स्विट्जरलैंड के दो शहर हैं वो इसी नदी के किनारे आपको मिलेंगे। एक शहर है वान सिटी और एक है देखिए एक शहर है वान शहर, ये जर्मनी का शहर है, इसी के किनारे मिलेगा। एक सिटी है वेसल और ये कहां का है, स्विट्जरलैंड। ये कहां मिलेगा आपको, इसी नदी के किनारे मिलेगा, ठीक है। और राइन नदी की अगर बात करें तो एक पोर्ट यहां का बड़ा फेमस है नीदरलैंड का, रोटरडैम बंदरगाह, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है, नीदरलैंड का जो रोटरडैम बंदरगाह है। देखिए राइन नदी दरअसल क्या है, इस यूरोप का क्या है, एक इनलैंड क्या है, वाटरवेज भी है, एक व्यस्त जलमार्ग भी है। कौन सा, यूरोप का राइन नदी क्षेत्र। तो राइन नदी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो यहीं पे इस नदी किनारे एक पोर्ट है, बड़ा फेमस है पोर्ट, इसका नाम है रोटरडैम। और ये जो बंदरगाह है नीदरलैंड का पोर्ट है, ये रोटरडैम बंदरगाह एक बिजी इनलैंड वाटरवे है। इसको कई बार पूछ लेते हैं, कहां का है ये, नीदरलैंड का। एक यूरोप का सबसे बिजी अंतःस्थलीय क्या है, जलमार्ग भी है, कौन, राइन नदी। इनलैंड वाटरवेज भी है और रोटरडैम बंदरगाह भी इसी नदी, इसी पर आपको मिलेगा। सॉरी, रोटरडैम बंदरगाह एक जलमार्ग कैसे हो सकता है, एक पोर्ट है, मैं इसको बोलना चाह रहा हूं, राइन नदी को, ठीक है। तो राइन नदी यूरोप का एक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग भी है, ठीक है। नेक्स्ट नदी की हम लोग बात कर लेते हैं, सीन नदी। स्पेस देखिए, सीन नदी है, आप याद रखें फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कई बार पूछ लेते हैं कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सीन हो गया। हाँ, एक नदी और फेमस है फ्रांस में ही, लायर नदी। देखिए लायर नदी ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। एक नदी की बात करेंगे, वोल्गा। देखिए वोल्गा नदी यूराल माउंटेन से निकलती है।
ये इंपॉर्टेंट रिवर है, कहाँ से निकलती है, यूराल से निकलती है और कैस्पियन सी में जाके क्या होता है इसका एंड होता है। और ये वो नदी है जो नदी एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाती है, एशिया यूरोप की सीमा रेखा या बाउंड्री बनाती है। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी। नेक्स्ट एक फेमस रिवर आपको मिलेगी, डेन्यूब रिवर, या दन्यूबे इसको बोल देते हैं। देखिए जो डैन्यूब रिवर है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है इस रिवर का, और ब्लैक सी यानी काला सागर में जाके होती है, गिर जाती है। इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, और कहाँ गिरती है, ब्लैक सी। देखिए नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसी नदी है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, देशों से होकर जाती है। ये नदी लगभग ये नदी क्या है, 9 देशों से होकर फ्लो करती है। कितने से, 9 देशों से, 9 या 10 कंट्रीज से होकर फ्लो करती है। कारण ये है, एक छोटा देश है मालडोवा, तो कई लोग क्या है उसको क्या है, मालडोवा को क्या है, उस कंट्री को एक क्या है मान्यता देते हैं, और कई लोग क्या, कई कंट्रीज क्या है उसको क्या है किसी देश की मान्यता नहीं देते हैं। तो इसलिए इसको कहीं पे आपको 9 मिल सकता है, कहीं पे आपको 10 मिल सकता है। कौन सी नदी के बारे में, डेन्यूब नदी के बारे में, ठीक है। और यूरोप की क्या है दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, डेन्यूब। सबसे बड़ी कौन सी हो गई आपकी, हो गई यूराल नदी, सॉरी वोल्गा नदी। और यूराल जो है अभी मैंने बताया आपको, जो यूराल माउंटेन से निकलती है, एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाती है, ये यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात कर लेते हैं। अगली नदी हमें मिलेगी देखिए एक नदी है पो नदी, पीओ, पो। इसको इटली की गंगा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इटली की गंगा। और इसी पो क्षेत्र में इटली की गंगा की, इसको क्या बोलते हैं, इटली की गंगा कहते हैं। चलिए इतना छोड़ दीजिए, हम लोग इटली के बारे में अलग से थोड़ा सा और डिस्कस कुछ कर लेंगे, तो वहीं पे मैं उसको ऐड कर लूंगा। ये कुछ फेमस नदी है, मैं एक नदी और ऐड करना चाह रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइबर नदी, ठीक है। देखिए टाइबर नदी आपने इटली में मिलेगी आपको, आपने एक दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है वेटिकन सिटी, बस इसी वजह से ऐड कर रहा हूं। जो वेटिकन सिटी है, दुनिया का सबसे छोटा देश, वो वेटिकन सिटी आपको इसी टाइबर नदी के किनारे पर मिलेगा। बस इतनी बातें रिवर्स के बारे में करनी है, तो कुछ और फैक्चुअल बातें हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए इस यूरोप में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो कौन कौन से ग्रासलैंड पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान आपको यूरोप में मिलेंगे। टेम्परेट जोनल ग्रासलैंड। और यहां पाए जाने वाले घास के मैदानों की बात करें, ठीक है, तो इन घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। इन घास के मैदानों को पुष्टाज कहा जाता है। देखिए जो स्टेपी है, इन ग्रासलैंड क्या बोलते हैं, स्टेपी। स्टेपी कहा जाता है इनको यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन। और पुष्टाज कहा जाता है इनको हंगरी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके इस टाइप के एनटीपीसी हो, आपका ऐसे जेई हो,
या आपका और भी कोई वनडे एग्जाम हो, यहाँ पर क्या ग्रासलैंड्स को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप जरा याद रखें वर्ल्ड में जब जितने भी ग्रासलैंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों ने पढ़ा था सवाना और डाउन्स घास के मैदान मिले आपको। यूरोप में पढ़ लिया कौन सा, स्टेपी और पुस्ताज बोलते हैं आप। इसके बाद क्या पढ़े, अफ्रीका को पढ़े, तो अफ्रीका में आपको वेल्स ग्रासलैंड मिला। अफ्रीका के बाद हम लोगों ने साउथ अमेरिका को डिस्कस किया, तो वहाँ पर क्या मिला आपको, पंपास, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पंपास, सेल्वास, कटिंगास, ये और क्या लानोस ग्रासलैंड्स मिले आपको साउथ अमेरिका में। और हम लोग नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर प्रेरीज ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो जरा इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यूक्रेन की अगर बात करें, तो इस स्टेपी ग्रासलैंड क्षेत्र की अगर बात करें, तो इस स्टेपी घास के मैदान क्षेत्र में क्या होता है, बड़े पैमाने पर क्या होती है, गेहूं की खेती की जाती है। इसलिए यूक्रेन को क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट कहा जाता है, रोटी की डलिया, विश्व की रोटी की डलिया के नाम से फेमस है ब्रेड बास्केट। ठीक है, किसको बोलते हैं, यूक्रेन को कहा जाता है। अब जब कुछ हम लोगों ने एक काम करते हैं, कुछ यहाँ के कुछ कंट्रीज को लेकर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक कंट्री है, दो तीन देश यहाँ को जरा डिस्कस, यूके का आप लोगों ने नाम सुना होगा। देखिए यूनाइटेड किंगडम का सबसे पहली बात तो मतलब क्या है, क्या है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब ये है, जब हम लोग ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, इनको एक साथ शामिल कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यूके। अब देखिए आयरलैंड तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, तो आयरलैंड का जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है वो किस में शामिल होता है, ग्रेट ब्रिटेन में। हाँ, लेकिन हम लोग किसको बात कर सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है, तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 स्टेट आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और एक राज्य है यहां का वेल्स राज्य, ठीक है। जब इन तीनों स्टेट्स को आपस में ऐड कर देते तो इसका नाम क्या पड़ता है, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन जब क्या है, नॉर्थ आयरलैंड भी ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, इसी को यूके बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूके कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यूके के साथ साथ यहीं पर मैं 2 बातें और ऐड कर देता हूं। जब यूके हम लोगों ने बात कर लिया, अभी हम लोग बाल्टिक कंट्री की बात कर रहे थे कि साहब किसको हम लोग बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, है ना। तो बाल्टिक देश 3 है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ठीक है। इन तीनों देशों को क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्री। और बाल्टिक कंट्री के साथ साथ अभी हम लोगों ने स्कैंडिनेवियन देश की ओर बात कर लेते थे। स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो मैं बता चुका हूं 5 कंट्री हैं, कौन कौन से हैं, नॉर्वे, डेनमार्क के साथ साथ आपको मिलेगा नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन हो गया। और स्वीडन के बाद आपको मिलेगा आइसलैंड, और एक कंट्री जहां की नोकिया कंपनी है, इसका नाम है फिनलैंड। देखिए फिनलैंड में एक कस्बा है, उस कस्बे का नाम है, एक टाउन का नाम ही नोकिया है, वहां पर नोकिया का हेडक्वार्टर है। ऐसे ही सैमसंग जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, वहां भी सैमसंग क्या है, एक टाउन का नाम है, वहीं पे क्या है, सैमसंग कंपनी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अभी ये किसकी बातें कर ली, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। देखिए थोड़ी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ किसके बारे में, अभी यूके के बारे में कुछ बात मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ इसको। देखिए यूके का बर्मिंघम क्षेत्र, ये यहां का एक औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। कौन सा, बर्मिंघम। और बर्मिंघम को यूके का ब्लैक स्टेट, काला राज्य कहा जाता है।
और यही यूके की अगर बात करें तो एक जगह आपको मिलेगी मैनचेस्टर, फेमस यहाँ की जगह है ना। यूके का जो मैनचेस्टर है किसके लिए फेमस है? कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है मैनचेस्टर। इसलिए कई बार क्या करते हैं, जैसे ओसाका को मैंने बताया टाइटल दिया जापान का मैनचेस्टर, हमारे अहमदाबाद को क्या है, इंडिया का क्या है, मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर बोल देते हैं। तो ये क्या है, टाइटल है जो कहाँ से आया है, यूके से ही आया है। ठीक है, तो यूके के बाद थोड़ी सी बात हम लोग नेक्स्ट करते हैं, फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांस, आपको पता है यहाँ की जो कैपिटल है पेरिस। देखिए पेरिस के बारे में बात करें, पेरिस को आप फैशन की नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेरिस को अगर हम लोग बात करें फ्रांस का हार्ट प्लेस बोलते हैं, हार्ट प्लेस ऑफ फ्रांस। फ्रांस, पेरिस को फ्रांस की क्या है, कल्चरल सिटी बोला जाता है, सांस्कृतिक शहर बोला जाता है। ठीक है, और फ्रांस की अगर बात कर ले तो ये क्या है, यहाँ का हार्ट पैलेस है फ्रांस। ठीक, यहाँ की कल्चरल सिटी है, सिटी ऑफ फैशन है, क्या है, फैशन की नगरी इसी को बोलते हैं। और देखिए फ्रांस की अगर बात करें तो इस फ्रांस में एक क्षेत्र है सैम्पेन रीजन। तो फ्रांस का सैम्पेन रीजन किसके लिए फेमस है, वाइन के लिए फेमस है, अंगूर से बनी शराब के लिए फेमस है, और अंगूर से बनी उस शराब को ही शैंपेन कहा जाता है। फ्रांस में अगर बात करें, फ्रांस की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो शहरों में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी फ्रांस में क्या, खेती, एग्रीकल्चर को बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ फार्मर्स। यूरोप में फार्मर्स इसको कहा जाता है। अगला छोटा सा कंट्री की ओर हम लोग, एक कंट्री की ओर बात कर लेते हैं, जर्मनी की हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सी, जर्मनी के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेंगे। देखिए कैपिटल तो आपको पता ही है यहाँ की बर्लिन है, लेकिन जर्मनी में एक जगह बड़ी फेमस है जिसको एग्जाम में काफी बार पूछते हैं। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का रूरवेशिन रीजन, कौन सा, जर्मनी का जो रूरवेशिन क्षेत्र है, इस जर्मनी के रूरवेशिन क्षेत्र को क्या है, ये क्या है, जर्मनी का ब्लैक स्टेट कहा जाता है, इसको ब्लैक स्टेट। यहां से क्या होता है, ये जर्मनी का रूरवेशिन क्षेत्र मिनरल्स के मामले में काफी रिच है, काफी धनी है। यहां से कोयले का उत्पादन तो होता ही होता है, इसके अलावा आयरन ओर का उत्पादन होता है। और जर्मनी का जो पिग आयरन है, जो जर्मनी में ही पाया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस है जर्मनी का पिग आयरन। तो भारत में भी जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू को क्या है, इंडिया का रूर प्रदेश बोलते हैं। तो ये टाइटल हमने कहां से लिया, इसी जर्मनी के रूर बेसिन क्षेत्र से हम लोगों ने लिया है। देखिए जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट सिटी। यहाँ की अगर बात करें, जो फ्रैंकफर्ट सिटी है जर्मनी का, ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। फ्रैंकफर्ट यहाँ का एक इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ का, जर्मनी का, ये फ्रैंकफर्ट सिटी। फ्रैंकफर्ट के अगर हम लोग बात करें, एक जगह है ड्रेसडेन, एक शहर मिलेगा ड्रेसडेन शहर। देखिए ये ड्रेसडेन नाम का जो शहर है, ये चीनी मिट्टी के बर्तन, पोट्स बनाने के लिए फेमस है। और एक शहर और मैं यूज करना चाह रहा हूं जर्मनी का, स्टुटगार्ड सिटी, स्टुटगार्ड। जरा इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये स्टुटगार्ड क्या है, ऑप्टिकल यंत्रों के लिए फेमस है। ऑप्टिकल फाइबर आप समझते हैं, ऑप्टिकल मशीन, कौन सा फेमस है, स्टुटगार्ड। ठीक है, तो ये कुछ बात जर्मनी के बारे में कर ली हम लोगों ने। नेक्स्ट एक छोटी सी बात हम लोग इसके बारे में करेंगे, थोड़ा सा रशिया के बारे में हम लोग और जानते हैं।
देखिए रशिया की बात करें, कैपिटल यहाँ की मॉस्को है, और रशिया यूरोप में भी आता है, कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। तो कुछ बात हम एशिया में भी रशिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और जो बातें हम वहाँ पर डिस्कस नहीं की उनको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ की ये कैपिटल की अगर बात करें, आपको पता है मॉस्को। देखिए जो मॉस्को है इसको 5 महासागरों का पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट ऑफ 5 ओशंस के नाम से फेमस है ना। दरअसल क्या है, ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट की अगर बात करें, 5 महासागरों का पोर्ट मैं इसको बोल रहा हूं। देखिए बेरिंग सागर है, एक काला सागर आपको मिलेगा, बाल्टिक सागर मिलेगा, लाडोगा सागर मिलेगा, श्वेत यानी कि व्हाइट सी आपको मिलेगा। इनके माध्यम से क्या है, ये जो पोर्ट है ये इन व्हाइट सी, लाडोगा सी, ब्लैक सी, बेरिंग सी, सॉरी कैस्पियन सी, और क्या है अभी मैंने एक बताया ब्लैक सी, इन पांचों सागर के माध्यम से क्या होता है, ये जो पोर्ट है ये किससे कनेक्टेड हो जाता है, ये कनेक्टेड है आर्कटिक ओशन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉस्को को 5 महासागरों का बंदरगाह बोलते हैं। और एक बंदरगाह यहाँ का और बड़ा फेमस है, मरमांस्क। देखिए ये जो बंदरगाह है ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है इस रसिया का जो क्या होता है, साल भर क्या रहता है, आइस फ्री रहता है। साल भर क्या होता है, आइस फ्री यानी कि बर्फ से मुक्त रहता है। ये वही पोर्ट है जिस पोर्ट के माध्यम से रसिया करता है साल भर ट्रेड कर पाता है, ना कि बाकी तो क्या होते हैं, जब सर्दियों का सीजन आता है वहां पर, वहां तो आर्कटिक रीजन है ही, वहां पर ठंड काफी होती है, और ये बंदरगाह क्या होते हैं, साल के कुछ दिन के होते हैं, जम जाते हैं यहाँ का पानी। और ये केवल एक मात्र ऐसा है जो कहता है आइस फ्री रहता है, जिससे यूरोप क्या करता है, ये पूरे साल क्या करता है, ट्रेड कर पाता है रशिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें रशिया के बारे में। देखिए एक रशिया का क्षेत्र है तुला क्षेत्र, तुला। तो रशिया का जो तुला है इसको रशिया का पिट्सबर्ग बोलते हैं। अगर आपको पता हो पिट्सबर्ग ऑफ रशिया, पिट्सबर्ग क्यों फेमस है, क्यों, नॉर्थ अमेरिका में जगह है पिट्सबर्ग, जो क्या है वर्ल्ड आयरन ओर कैपिटल के नाम से जानी जाती है, यानी कि यहां से क्या होता होगा, आयरन ओर का उत्पादन होता होगा। एक और शहर है इवानोवो, इस इवानोवो को मैनचेस्टर कहते हैं रशिया का। आप समझ सकते हो मैनचेस्टर ऑफ रशिया, यहां पर क्या होता होगा, कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या है, ये फेमस है। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांस रेलवे है ना, वो भी कहां मिलेगा, रशिया में ही मिलेगा, जो कहां से कहां तक है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है, जिसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो ये एक और कंट्री रहा, कौन सा, रशिया। तो थोड़े से कुछ फैक्चुअल बातें हम लोग और कर लेते हैं, जिनको एग्जाम में लेकर कई बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वनडे एग्जाम्स में। तो मैं इसको रफ करता हूं और चलते चलते हम लोग उन क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो जैसे देखिए कई बार क्या होता है, एक शहर, आपने वेनिस सिटी का नाम सुना होगा, मैं अब हिंदी में लिखूंगा थोड़ी देर जरा। एक शहर है वेनिस, इसको क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, एक एड्रियाटिक सागर की राजधानी बोलते हैं इसको। एड्रियाटिक सी की रानी। एड्रियाटिक सी, ठीक है, वेनिस सिटी के बाद अगर हम लोग बात करें, एक लाइन बड़ी फेमस है, एक या लाइन से पहले एक देश है फिनलैंड। देखिए फिनलैंड की अगर बात करें, 1000 झीलों का देश बोलते हैं इसको। यहां पर क्या है, कंट्री ऑफ क्या है, 1000 लेक्स।
और एक देश है नॉर्वे, इसको मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम जानता है, ठीक है, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट राइजिंग सन बोलते हैं इसको। देखिए इसका जो कोस्ट है यहां पर फ्योर्ड कोस्ट मिलेगी आपको, फ्योर्ड तट। देखो फ्योर्ड का मतलब होता है कटा फिटा, इसका जो कंट्री का तट है वो कुछ इस तरह से है, कटा फिटा, इसको बोलते हैं फ्योर्ड स्ट्रक्चर। कैसा तट है? फ्योर्ड स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं फ्योर्ड स्ट्रक्चर कहाँ फेमस, कहाँ मिलेगी आपको, नॉर्वे की, ठीक है। दो बाउंड्री लाइन और बड़ी फेमस है जिनको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। दो बाउंड्री लाइन है, एक लाइन का नाम है मैगिनोट लाइन, मैगिनोट लाइन, और एक है हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, बाउंड्रीज हैं, और ये बाउंड्रीज कहाँ कहाँ मिलेंगी? देखिए जो मैगिनोट लाइन है ये आपको पोलैंड और जर्मनी के बीच मिलेगी, सॉरी नहीं, ये मिलेगी पोलैंड जर्मनी, और इस वाली की अगर हम लोग बात करें ये फ्रांस जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी, और ये मिलेगी आपको पोलैंड और जर्मनी के बीच की जो बाउंड्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंडनबर्ग लाइंस बोलते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने आज यूरोप को डिस्कस कर लिया। आप लोगों के मन में जो भी कुछ डाउट्स हो, जो भी कुछ क्वेरीज हो इन टॉपिक्स को लेकर, जितना भी आपने जियो पढ़ा है, क्योंकि ये जो बैच था एक क्रैश कोर्स टाइप बैच था, तो इसलिए हम लोगों ने केवल इतनी टू द पॉइंट में, केवल इस बैच में आप लोग क्लास में जो आपको यूट्यूब पर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इसमें केवल हम लोग टू द पॉइंट बात किए हैं, ठीक है। क्योंकि ये टारगेटेड बैच है आपका एनटीपीसी के लिए और पैसा से जेई वगैरह के लिए, और जो भी वनडे एग्जाम बिहार एसआई वगैरह जो भी एग्जाम यूपीएसआई जो भी आ रहे हैं सब उन्हीं के लिए टारगेटेड करके हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। तो मैं समझ रहा हूँ इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है फिलहाल। और अगर आपकी कोई भी और भी कोई क्वेरीज हो, तो कोई भी डाउट्स हो ज्योग्राफी में किसी टॉपिक को लेकर, या कुछ आपको और जो आप जानना चाहें, तो आप एक काम कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पर इसको कपिल 08 यादव आप सर्च करेंगे तो वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। और आप वहां पे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कपिल 08 यादव सर्च करके आपको मैं टेलीग्राम पे मिलूंगा, वहां पे आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की। तो चलिए, आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास के साथ हम लोग मिलेंगे, अगली हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग फिर हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए आप लोगों को गुड लक।